हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है स्ट्रेट लाइन पे, और ये मेरा पार्ट 4 है। स्ट्रेट लाइन पे 3 पार्ट में बता चुका हूँ। इसमें हमें सीखना है कैसे जनरल फॉर्म को रिड्यूस करा जाता है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में। तो हम सीखेंगे, इसमें देखते हैं कैसे शुरू करना है और क्यों करना है ये भी जानेंगे। तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। ए कोफिशेंट है x का, b कोफिशेंट है y का, और c हमारी कैसी टर्म है, c हमारी कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि कभी कभी कोफिशेंट के टर्म में क्वेश्चन दे दिया होता है, बच्चों से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टास्क ये है हमारा कि जो हमारी ये वाली फॉर्म है इसको हमें रिड्यूस करना हो सकता है y = mx + c, जिसे हम क्या बोलते थे, याद करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। ये जो c होता था ये इंटरसेप्ट होता था y एक्सिस पे, और स्लोप होता था लाइन का m = tan θ if θ इज एन एंगल। तो हमें क्यों रिड्यूस करना है भाई? इसका कारण ये है कि अलग अलग फॉर्म के अलग अलग बेनिफिट हैं। जैसे इस फॉर्म से मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि इसका स्लोप कितना है और इसका y इंटरसेप्ट कितना है। तो क्योंकि कई बार हमें स्लोप, जैसे आप देखें ग्राफ देखें, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, तो स्लोप आपको वहाँ पे स्पीड बता देता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम में स्लोप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो ये फॉर्म हमारे लिए काम की होती है, तो हम यहाँ से फटाक से बता सकते हैं। दूसरा, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो सकता है, दूसरा टास्क है ये। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर मुझे ए और बी पता है, इस फॉर्म में मैं रिड्यूस कर लूँ और मुझे ए बी पता चल जाए, तो मैं आसानी से उसकी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को इस फॉर्म में लाइन दी है x/2 y/3 = 1, तो मेरे को उसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना, x पे मार्क करना है 2 यूनिट, y पे मार्क करना है 3 यूनिट, और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ईजिली हमें लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है। बिना देखे ही बहुत कुछ हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये लाइन हमारी x एक्सिस पे a0 से और y एक्सिस पे b0 से पास, 0b से पास हो रही होती है। ठीक है। तीसरा हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के भी अपने बेनिफिट है। नॉर्मल फॉर्म भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसका स्टैंडर्ड ये होता है x cos α + y sin α = p, माय बैड, यहाँ पे p होता है। p क्या होता है? ये वाला p, ये ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस होता है, नॉर्मल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। ओरिजिन से जब हम लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस डिस्टेंस को p बोलते हैं, और ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है लाइन से। देखो बाकी के डिस्टेंस बड़े होंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस बड़ा है, सबसे छोटा डिस्टेंस p होता है। तो किसी चीज़ को सपोज मैंने ओरिजिन मान लिया, अभी आपको याद होगा कि हमने क्या करा है, मून पे हमने अपना चंद्रयान 3 भेजा है, या किसी और जगह हमें भेजना होता है, तो वो वेरी करता रहता है। चांद जो है एक जगह से वेरी करता रहता है, अर्थ भी वेरी कर रही है, तो इसलिए हमें शॉर्टेज डिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस केस में हमारे लिए इस तरह की फॉर्म हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें ओरिजिन से, जहाँ पर हमें वहाँ से किसी पर्टिकुलर चीज़ की, अब इस लाइन पर मान लो कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, और मुझे यहाँ से, ये मेरी पोजीशन है, यहाँ से मुझे जानना है कि इसका सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है। क्योंकि छोटा डिस्टेंस जैसे ही हमें मिलेगा तो हमें छोटा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, कॉस्ट कम लगेगी, बहुत सारी चीज़ें कम लगेगी। तो इस फॉर्म के भी अपने बेनिफिट होते हैं। तो बेसिकली हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबके अपने अपने बेनिफिट हैं। अगर फिर भी बेनिफिट ना समझ में आए तो भाई ये समझ लो बुक वाले को कीड़ा काटा हुआ है और वो आपसे करवाना चाहता है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। तो टास्क ये है कि इस फॉर्म को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं। पहले 2 फॉर्म तो बहुत इजी है। मैं पहली फॉर्म बताता हूँ कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसके लिए आप इस फॉर्म को अगर देखें तो इसमें y अकेला है और बाकी सब एक तरफ है, तो इसको हम यहाँ लाते हैं, इस y को इधर रख के बाकी सबको इधर लेके जाते हैं। तो by = -ax - c ऐसे हो जाएगा। फिर इस b से डिवाइड कर देंगे, सबके डिवाइड में ले जा लेंगे, तो -a/b x - c/b। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये हो गया हमारा m ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन। तो m = -a/b और c = C/b नेगेटिव का। तो हमारा स्लोप कितना आएगा, हम यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हैं। स्लोप जो आएगा माइनस टाइम a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट। और ये जो आएगा स्मॉल c क्या आएगा, स्मॉल c आएगा माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। दोनों में नीचे कोफिशिएंट y का ही है। जैसे आपको बोले 3x + 2y + 4 = 0 को आप रिड्यूस करो इस फॉर्म में, तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप ऐसे ही ले जाएं, इसे y को इधर रखें, बाकी सबको इधर ले जाएं, या सीधा ऐसे लिखें y =
माइनस टाइम x का कोफिशिएंट 3 है डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट x प्लस c के लिए क्या आएगा कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कांस्टेंट टर्म 4 है डिवाइड बाय 2 सीधा चेंज हो गया। तो अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको इधर उधर नहीं ले जाना पड़ेगा, आप सीधा कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाना है। तो तरीका ये हो गया कि हमें इस तरीके से लाना है, क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का, और c क्या होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, जिन दो टर्म को उधर ले गए थे उसके डिवीजन में b आएगा, बहुत सिंपल है। दूसरा हमारा काम है हमें कौन सी फॉर्म लानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म लानी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर हम देखें तो एक साइड हमारे x और y हैं और दूसरी साइड हमारा कांस्टेंट टर्म है, मतलब कांस्टेंट इधर है नहीं इधर 1 है। तो पहला हमारा काम है कि हम x और y को एक ही जगह रखेंगे, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर का c इधर लेके चले जाएंगे। अब x के नीचे a है, x के साथ कुछ नहीं है, ये नीचे और ये नीचे, तो इस और इधर 1 है, इस साइड क्या है 1, तो पहले मैं इसे माइनस c से डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरा 1 बन जाए। ठीक है, तो ये तो बच्चों 1 बन जाएगा, इसको तो छोड़ ही दो, माइनस c से मैंने हर टर्म को डिवाइड कर दिया। अब मुझे इस a को हटाना है x के साथ, तो इसको हटाने का बहुत सिंपल तरीका है, माइनस c अपॉन ए नीचे ला के लिख दो इसके, और y टाइम माइनस c अपॉन बी इक्वल टू 1 हो गई। अब कंपेयर करें तो ये किसके बराबर है, a के बराबर, a इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए और b इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, दैट इज a इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ कांस्टेंट टर्म, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या आई और उसके डिवीजन में क्या आया कोफिशिएंट ऑफ x का ही कोफिशिएंट आया, और b में क्या आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म ही आएगी और डिवाइड में आएगा कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को लेके आ सकते हैं। तीसरा फॉर्म है हमारा नॉर्मल फॉर्म कैसे लाना है। नॉर्मल फॉर्म भी आसान है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हमें इसे करना है। तो नॉर्मल फॉर्म को लाने के लिए अगर आप इन दोनों को देखें कि x के साथ cos अल्फा है और y के साथ sin अल्फा है और इधर जो वैल्यू है p, तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, इसको मैं ले लूं अल्फा, ठीक है, इसको हम क्या ले लें अल्फा ले लें, और इसकी हम दो साइड ले लें भाई। x के साथ वाला देखो a है, तो a जो हमारा cos अल्फा होता है हमें पता है क्या होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin अल्फा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos में बेस रहेगा यानी कि a, देखो cos में ये बेस वाला ये जो a टर्म है ये cos के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारा a होगा, ये b, और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। तो cos अल्फा हमारे यहाँ से जो आएगा cos अल्फा आएगा बच्चों वो आएगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और sin अल्फा क्या आएगा अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये sin अल्फा की वैल्यू आएगी। तो मेरे को क्या करना है a के नीचे ये लाना है और b के नीचे ये लाना है, तो पूरी इक्वेशन को मैं इसी से डिवाइड कर दूंगा। पहले तो मैं c को उधर ले जा लूँगा तो माइनस का c हो गया, अब डिवाइड कर दिया इससे, क्योंकि cos और sin की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है इसलिए हमें इससे डिवाइड करना पड़ता है, और इधर भी डिवाइड कर दिया। ये शॉर्टकट मेथड है, आप क्या करो ये जो a और b हैं इनके स्क्वायर रूट के सम से इसे डिवाइड कर दो, है ना। ये सिंपल ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। आता तो हम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा देते हैं, वहाँ से आ जाता है। अब ये वैल्यू जो है ये हमें p देगी, ये हमारा p बन गया, और ये जो वैल्यू है ये हमारी cos अल्फा बन गई। तो ये हो गया x टाइम cos अल्फा प्लस y टाइम sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर cos अल्फा कितना है, cos अल्फा ध्यान देंगे a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और sin अल्फा क्या है b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये p जो है ये माइनस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो p होता है वो लेंथ होती है ओरिजिन से, तो p हमेशा कांस्टेंट होता है, p क्या होता है कांस्टेंट, और c का साइन हमें अभी पता नहीं है कि c क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर मॉड लगा देते हैं।
इस माइनस को हटा के तो हम यहाँ लिख देंगे, जो भी होगा माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देंगे और बाकी ये वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसे हटा देंगे। तो ये लेंथ हमारी यहाँ से आएगी। ये प्लस की हो सकती है, माइनस की तो हम मॉड लगा देते हैं उसमें कि लेंथ हमें पॉजिटिव रखनी है। जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दी जाए 2x + 3y + 4 = 0 और हमें ये बोला जाए कि इसको चेंज करो नॉर्मल फॉर्म में, तो 2 और 3 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, या √13 हो जाएगा। तो पहले आप सबको 13 से डिवाइड कर दो, 4 को उधर ले जा लो, तो =-4। अब आप 13 से डिवाइड कर दो, √13 से, इसको भी और इसको भी, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसे, इधर देखो ये नेगेटिव आ गया, जबकि हमारी लेंथ कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं इस माइनस को हटा के यहाँ लगा दूंगा, यहाँ पे मतलब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। और अब ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, जो हमारा cos अल्फा है वो ये है, तो cos अल्फा कितना है, -2/√13, sin अल्फा कितना है, -3/√13। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ओरिजिन से लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो p = 4/√13। तो जब भी ये डिस्टेंस होगा हमें वो प्लस में रखना है, ध्यान देंगे कि इसको हमें प्लस में रखना है। तो हम इस पे पहले कुछ प्रॉब्लम कर लेते ताकि और क्लियर हो जाए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल IM परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है स्ट्रेट लाइन पे, और ये मेरा पार्ट 4 है स्ट्रेट लाइन पे। 3 पार्ट में बता चुका हूँ। इसमें हमें सीखना है कैसे जनरल फॉर्म को रिड्यूस करा जाता है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में। तो हम सीखेंगे, इसमें देखते हैं कैसे शुरू करना है और क्यों करना है ये भी जानेंगे। तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। ए कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है y का, और c हमारी कैसी टर्म है, c हमारी कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि कभी कभी कोफिशिएंट के टर्म में क्वेश्चन दे दिया होता है, बच्चों से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टास्क ये है हमारा कि जो हमारी ये वाली फॉर्म है इसको हमें रिड्यूस करना हो सकता है y = mx + c, जिसे हम क्या बोलते थे, याद करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। ये जो c होता था ये इंटरसेप्ट होता था y एक्सिस पे, और स्लोप होता था लाइन का m = tan θ if θ इज एन एंगल। तो हमें क्यों रिड्यूस करना है भाई, इसका कारण ये है कि अलग अलग फॉर्म के अलग अलग बेनिफिट हैं। जैसे इस फॉर्म से मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि इसका स्लोप कितना है और इसका y इंटरसेप्ट कितना है। तो क्योंकि कई बार हमें स्लोप, जैसे आप देखें ग्राफ देखें, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, तो स्लोप आपको वहाँ पे स्पीड बता देता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम में स्लोप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो ये फॉर्म हमारे लिए काम की होती है, तो हम यहाँ से फटाक से बता सकते हैं। दूसरा, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो सकता है, दूसरा टास्क है ये। इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर मुझे a और b पता है, इस फॉर्म में मैं रिड्यूस कर लूँ और मुझे a b पता चल जाए, तो मैं आसानी से उसकी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को इस फॉर्म में लाइन दी है x/2 y/3 = 1, तो मेरे को उसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना, x पे मार्क करना है 2 यूनिट, y पे मार्क करना है 3 यूनिट, और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ईजिली हमें लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, बिना देखे ही बहुत कुछ हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये लाइन हमारी x एक्सिस पे a0 से और y एक्सिस पे b0 से 0b से पास हो रही होती है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के भी अपने बेनिफिट हैं, नॉर्मल फॉर्म भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसका स्टैंडर्ड ये होता है x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, माय बैड, यहाँ पे p होता है। p क्या होता है, ये वाला p, ये ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस होता है, नॉर्मल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। ओरिजिन से जब हम लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस डिस्टेंस को p बोलते हैं, और ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है लाइन से। देखो बाकी के डिस्टेंस बड़े होंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस बड़ा है, सबसे छोटा डिस्टेंस p होता है। तो किसी चीज़ को सपोज मैंने ओरिजिन मान लिया, अभी आपको याद होगा कि हमने क्या करा है, मून पे हमने अपना चंद्रयान 3 भेजा है, या किसी और जगह हमें भेजना होता है, तो वो वेरी करता रहता है। चांद जो है एक जगह से वेरी करता रहता है, अर्थ भी वेरी कर रही है, तो इसलिए हमें शॉर्टेज डिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस केस में हमारे लिए इस तरह की फॉर्म हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें ओरिजिन से, जहाँ पर हमें वहाँ से किसी पर्टिकुलर चीज़ की, अब इस लाइन पर मान लो कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, और मुझे यहाँ से, ये मेरी पोजीशन है, यहाँ से मुझे जानना है कि इसका सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है,
क्योंकि छोटा डिस्टेंस जैसे ही हमें मिलेगा तो हमें छोटा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, कॉस्ट कम लगेगी, बहुत सारी चीज़ें कम लगेगी। तो इस फॉर्म के भी अपने बेनिफिट होते हैं। तो बेसिकली हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबके अपने अपने बेनिफिट हैं। अगर फिर भी बेनिफिट ना समझ में आए तो भाई ये समझ लो बुक वाले को कीड़ा काटा हुआ है और वो आपसे करवाना चाहता है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। तो टास्क ये है कि इस फॉर्म को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो देखते हैं। पहले दो फॉर्म तो बहुत ईजी है, मैं पहली फॉर्म बताता हूँ कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इसके लिए आप इस फॉर्म को अगर देखें तो इसमें y अकेला है और बाकी सब एक तरफ है। तो इसको हम यहाँ लाते हैं, इस y को इधर रख के बाकी सबको इधर लेके जाते हैं। तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी ऐसे हो जाएगा। फिर इस b से डिवाइड कर देंगे, सबके डिवाइड में ले जा लेंगे तो माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये हो गया हमारा m ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन। तो m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी और c इक्वल टू कैपिटल C अपॉन बी नेगेटिव का। तो हमारा स्लोप कितना आएगा, हम यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हैं। स्लोप जो आएगा माइनस टाइम a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट। और ये जो आएगा स्मॉल c क्या आएगा, स्मॉल c आएगा माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। दोनों में नीचे कोफिशिएंट y का ही है। जैसे आपको बोले 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 को आप रिड्यूस करो इस फॉर्म में। तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप ऐसे ही ले जाएं, इसे y को इधर रखें बाकी सबको इधर ले जाएं, या सीधा ऐसे लिखें y इज इक्वल टू माइनस टाइम x का कोफिशिएंट 3 है डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट x प्लस c के लिए क्या आएगा कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कांस्टेंट टर्म 4 है डिवाइड बाय 2, सीधा चेंज हो गया। तो अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको इधर उधर नहीं ले जाना पड़ेगा, आप सीधा कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाना है। तो तरीका ये हो गया कि हमें इस तरीके से लाना है, क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का, और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, जिन दो टर्म को उधर ले गए थे उसके डिवीजन में b आएगा, बहुत सिंपल है। दूसरा हमारा काम है, हमें कौन सी फॉर्म लानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म लानी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर हम देखें तो एक साइड हमारे x और y हैं और दूसरी साइड हमारा कांस्टेंट टर्म है, मतलब कांस्टेंट इधर है नहीं, इधर 1 है। तो पहला हमारा काम है कि हम x और y को एक ही जगह रखेंगे, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर का c इधर लेके चले जाएंगे। अब x के नीचे a है, x के साथ कुछ नहीं है, ये नीचे और ये नीचे, तो इस और इधर 1 है, इस साइड क्या है 1, तो पहले मैं इसे माइनस c से डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरा 1 बन जाए। ठीक है, तो ये तो बच्चों 1 बन जाएगा, इसको तो छोड़ ही दो, माइनस c से मैंने हर टर्म को डिवाइड कर दिया। अब मुझे इस a को हटाना है x के साथ, तो इसको हटाने का बहुत सिंपल तरीका है, माइनस c अपॉन ए नीचे ला के लिख दो इसके, और y टाइम माइनस c अपॉन बी इक्वल टू 1 हो गई। अब कंपेयर करें तो ये किसके बराबर है, a के बराबर, a इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए और b इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। दैट इज a इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ कांस्टेंट टर्म, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या आई, और उसके डिवीजन में क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x, x का ही कोफिशिएंट आया, और b में क्या आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म ही आएगी और डिवाइड में आएगा कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को लेके आ सकते हैं। तीसरा फॉर्म है हमारा नॉर्मल फॉर्म कैसे लाना है। नॉर्मल फॉर्म भी आसान है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हमें इसे करना है। तो नॉर्मल फॉर्म को लाने के लिए अगर आप इन दोनों को देखें कि x के साथ cos अल्फा है और y के साथ sin अल्फा है और इधर जो वैल्यू है p, तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, इसको मैं ले लूं अल्फा, ठीक है, इसको हम क्या ले लें, अल्फा ले लें, और इसकी हम दो साइड ले लें भाई। x के साथ वाला देखो a है, तो a जो हमारा cos अल्फा होता है हमें पता है क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin अल्फा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos में बेस रहेगा यानी कि a, देखो
कॉस में ये बेस वाला, ये जो ए टर्म है ये कॉस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारा ए होगा, ये बी, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। तो कॉस अल्फा हमारे यहाँ से जो आएगा, कॉस अल्फा आएगा बच्चों, वो आएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या आएगा, अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन अल्फा की वैल्यू आएगी। तो मेरे को क्या करना है, ए के नीचे ये लाना है और बी के नीचे ये लाना है। तो पूरी इक्वेशन को मैं इसी से डिवाइड कर दूंगा। पहले तो मैं सी को उधर ले जा लूँगा, तो माइनस का सी हो गया। अब डिवाइड कर दिया इससे, क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, इसलिए हमें इससे डिवाइड करना पड़ता है, और इधर भी डिवाइड कर दिया। ये शॉर्टकट मेथड है। आप क्या करो, ये जो ए और बी हैं इनके स्क्वायर रूट के सम से इसे डिवाइड कर दो, है ना। ये सिंपल ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। आता तो हम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा देते हैं, वहाँ से आ जाता है। अब ये वैल्यू जो है ये हमें पी देगी, ये हमारा पी बन गया, और ये जो वैल्यू है ये हमारी कॉस अल्फा बन गई। तो ये हो गया एक्स टाइम कॉस अल्फा प्लस वाई टाइम साइन अल्फा इक्वल टू पी, वेयर कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा ध्यान देंगे ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये p जो है ये माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो p होता है वो लेंथ होती है ओरिजिन से, तो p हमेशा कांस्टेंट होता है, p क्या होता है, कांस्टेंट, और c का साइन हमें अभी पता नहीं है कि c क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। इस माइनस को हटा के तो हम यहाँ लिख देंगे, जो भी होगा माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देंगे, और बाकी ये वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे, इसे हटा देंगे। तो ये लेंथ हमारी यहाँ से आएगी, ये प्लस की हो सकती है, माइनस की, तो हम मॉड लगा देते हैं उसमें कि लेंथ हमें पॉजिटिव रखनी है। जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दी जाए 2x + 3y + 4 = 0, और हमें ये बोला जाए कि इसको चेंज करो नॉर्मल फॉर्म में, तो 2 और 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो पहले आप सबको 13 से डिवाइड कर दो, 4 को उधर ले जा लो, तो इक्वल टू -4। अब आप 13 से डिवाइड कर दो, रूट 13 से, इसको भी और इसको भी, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसे, इधर देखो ये नेगेटिव आ गया, जबकि हमारी लेंथ कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं इस माइनस को हटा के यहाँ लगा दूंगा, यहाँ पे मतलब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और अब ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, जो हमारा कॉस अल्फा है वो ये है, तो कॉस अल्फा कितना है, -2/√13, साइन अल्फा कितना है, -3/√13, और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ओरिजिन से लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो p = 4/√13। तो जब भी ये डिस्टेंस होगा हमें वो प्लस में रखना है, ध्यान देंगे कि इसको हमें प्लस में रखना है। तो हम इस पे पहले कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो हमें ये कुछ प्रॉब्लम करनी है। पहली मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको मेरे को तीनों फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको देखते हैं, पहले हम इसे लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो y = पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं, सबको उधर ले जा लेंगे, तो y = -√3x + 8। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, 8 को भी उधर ले गए प्लस का, इसको भी उधर ले गए। m कितना है, -√3 सॉरी, और c कितना है, c है इसमें 8। तो y इंटरसेप्ट इसकी इतनी है ना, tan थीटा हो जाएगा -√3। अगर हमसे वो पूछा जाए, क्या बोलते हैं, इसका इंक्लाइनेशन पूछा जाए, तो √3 होता है tan कब, 60 पे, तो माइनस का √3 सेकंड क्वाड्रेंट पे हो जाएगा 120 डिग्री पे। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है इसको देख के। तो पहला तो हमें ये था, हमें इसकी फॉर्म निकालनी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा हमें इसे चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो उसमें क्या होता है, c को उधर ले जाएंगे, √3x + y = 8, फिर इधर 1 बनाते हैं, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से, ये 1 बन गया, और x और y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो इस √3 को हटा के यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अगर ये पूछा जाएगा, a को बोलते हैं x इंटरसेप्ट,
एक्स इंटरसेप्ट अगर पूछी जाए कि भाई इस लाइन की एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो आप इसको रिड्यूस कर लोगे ऐसे। एक्स इंटरसेप्ट आई इसकी 8/√3 और वाई इंटरसेप्ट इसकी आई 8। तो ये कहाँ से पास कर रही होगी, अगर हम इसे एक्सेस पे बनाएंगे तो x 8/√3 और y 8 ऐसे जा रही होगी। यहाँ पे 8/√3 और ये, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तीसरी फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं इसे। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए ध्यान देंगे, इसके कोफिशिएंट उठाते हैं, इसके और इसके। तो अंडर रूट x का कोफिशिएंट जो है √3 उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये 4 आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2 आ गई है ना, स्क्वायर रूट से निकल के। तो हम इस 2 से ही डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो √3x/2 प्लस y/2 और ये जो 8 है इसको उधर ले जा लेते हैं, इसे 8/2 कर देंगे। ये करने के बाद ये हमारी टर्म हो जाती है x cos अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा जो है वो √3/2 है और साइन अल्फ़ा जो है साइन अल्फ़ा वो 1/2 है और जो हमारा डिस्टेंस है p वो ये देता है 4 यूनिट है ओरिजिन से। अगर हमें अल्फ़ा पूछा होगा तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा यहाँ से निकाल लो, π/6 है ना 30 डिग्री, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, किसी से भी निकाल सकते हैं। पूछा जा सकता है कि ओरिजिन से नॉर्मल का डिस्टेंस बताओ। परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होता है अल्फ़ा और थीटा होता है लाइन का, m होता है स्लोप लाइन का। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें 2 इक्वेशन दे रखी है लाइन की और ये बोला है विच इज़ नियर टू ओरिजिन। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन के कौन सी ऐसी लाइन है जो ओरिजिन के ज़्यादा क्लोज है। तो वो तो हम नॉर्मल फॉर्म से ही बता सकते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस हमें नॉर्मल फॉर्म से मिलता है, तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो इसमें x का कोफिशिएंट ये, y का कोफिशिएंट ये, तो अंडर√3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कर दो। कोफिशिएंट -4 के साथ होगा पूरा, जो कि 3, 9 और 16 25 5 आ जाएगा ये। तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे y और ये 4 जो है उधर ले जा लेंगे माइनस का और इसे भी 5 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा काम होता है इस माइनस को हटाना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो माइनस इधर लिया है तो ये हो गया 3/5x, ये माइनस माइनस प्लस 4/5y इक्वल टू 4/5। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया p। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इतना है। ये x, ये cos अल्फ़ा, ये sin अल्फ़ा, लेकिन हमें उसको नहीं बताना कि cos अल्फ़ा क्या है, हमें तो बस ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है। दूसरी लाइन का देखते हैं, इसका भी स्क्वायर 5 ही आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसे भी डिवाइड कर देंगे 5 से, इसे भी डिवाइड कर देंगे 5 से और ये जो 12 है ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का 12/5, माइनस को यहाँ ले आएंगे ये प्लस हो जाएगा। तो इसका p ये है, तो कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, ये 4/5 1 से छोटा, ये 1 से बहुत बड़ा है। तो ये लाइन जो है ओरिजिन से दूर होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बड़ा आ रहा है ना। एज 4/5 इज लेस देन 12/5, तो इसका मतलब है ये लाइन ओरिजिन के ज़्यादा पास है, इसका डिस्टेंस कम है ओरिजिन से। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमें एक लाइन दी है जिसका स्लोप हमें 2 दे दिया है, मतलब m = 2 दे दिया है। और दूसरी चीज़ हमें ये बोलते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज √5। डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से, p दिया है हमें √5। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है उस लाइन की इक्वेशन। उस लाइन की इक्वेशन, तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप वाली फॉर्म देखूँ तो y = mx + c होती है। तो m की वैल्यू तो 2 दे दी, तो y = 2x + c हो गया। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई लाइन की, इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आता हूँ क्योंकि p की इन्फॉर्मेशन दी है। नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, x को एक जगह और कांस्टेंट टर्म को एक जगह। तो पहले मैं इस x वाले टर्म को इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस का 2x + y = c हो जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, -2 और y का कोफिशिएंट 1, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए और अंडर रूट। तो 4 और 1 5, तो इसे √5 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी √5 से डिवाइड कर देंगे और इसे भी √5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा बच्चों p होता है। बस यहाँ ध्यान ये रखेंगे क्योंकि c की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लस का है या माइनस का, तो हम क्या करेंगे, हमारा p जो होगा हम मॉड में लेते हैं। फिर उसे, जब हमें c के बारे में पता ही नहीं प्लस है कि माइनस, तो हम उसे मॉड में लेते हैं। अभी तक नंबर में था तो क्लियर था, माइनस था तो माइनस को इधर ले आए थे, प्लस था तो कुछ करा नहीं। लेकिन यहाँ पर c जो है अननोन है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, तो हम मॉड में लेंगे। तो ये p है और उसने कितना दिया है p √5, तो इसे √5 के बराबर रख देंगे। अब ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मॉड c कितना आ जाएगा, √5 × 5 5। तो c एक ऐसा नंबर है जिसका
मॉडुलस 5 है तो c की दो वैल्यू हो सकती है, या तो +5 होगा या -5 होगा। तो c की दो वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी, y = 2x + 5 और y = 2x - 5। तो ऐसी दो लाइन होंगी जिनका स्लोप 2 यूनिट हो और उनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो, √5 हो। ऐसी दो लाइन होंगी कि भाई किसका डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, तो ऐसी दो लाइन हैं जिनका स्लोप तो सेम है लेकिन ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, √5। ओरिजिन से डिस्टेंस √5 है। ये ऐसी दो लाइन बनेंगी, और नहीं बनेंगी, है ना, एक उधर से एक इधर से, दो √5 डिस्टेंस पे। तो इसमें कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं अभी। मैंने दो प्रॉब्लम लिखी है, सिंपल ही प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है तो कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। तो हमें एक इक्वेशन दी x - 3 = 0 और y - 2 = 0। इनको दोनों को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है और हमें इसके बारे में p और अल्फा लिखना है। तो एक चीज़ देखें, x - 3 की इक्वेशन का मतलब है x = 3। तो बच्चों x = 3 की जो लाइन होगी वो कैसी होगी, x = 3 की लाइन यहाँ से जाएगी, ये x = 3 पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। तो p हमारा 3 यूनिट हो गया और ओरिजिन से ये अल्फ़ा एंगल कितना बना रहा है, x एक्सिस के साथ 0, तो अल्फ़ा 0 हो गया। अगर हम इसे ग्राफिकली देखें, y = -2 का मतलब है y = 2 की लाइन। तो y = 2 की लाइन बच्चों यहाँ से जाएगी, ये y = 2 की लाइन है। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। तो p इसमें कितना आएगा, 2 यूनिट। और जबकि ये x एक्सिस से ये नॉर्मल कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो अल्फा आएगा 90 डिग्री। ऐसे ग्राफिकली हम देख सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसे कन्वर्ट करते हैं जैसे कि हमने करना सीखा है। तो उसका तरीका क्या होता है, x और y एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो x तो यहाँ पर है, ये 1x 3 इधर लिख देंगे, y हमें दिख नहीं रहा है तो ठीक है 0y लगा देंगे, अदृश्य है। तो √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर भाई ये 1 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 1 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 1 से। तो बेसिकली कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें। तो 1 से डिवाइड करके कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो ये हमारा कॉस अल्फ़ा होता है, तो कॉस अल्फ़ा कितना आया, 1। ये हमारा साइन अल्फ़ा हो जाता है, साइन अल्फ़ा कितना आया, 0। और ये पी हो जाता है अगर प्लस है, तो पी तो 3 यूनिट आ गया। ओरिजिन से जो डिस्टेंस आया नॉर्मल का वो 3 यूनिट। और साइन अल्फ़ा 0 कब होता है, जब अल्फ़ा = 0। या कॉस अल्फ़ा 1 कब होता है, कॉस अल्फ़ा भी 1 0 डिग्री पे होता है ना। पाई पे भी पाई पे भी ये वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन पाई पे ये -1 होता है। तो अल्फ़ा = 0 डिग्री। ठीक है, सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, y - 2। तो इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना, x इसमें दिख नहीं रहा है तो ये, y इसमें 1 बार है और 2 को इधर ले जाएंगे। तो किसी से कुछ करना ही नहीं, है ना भाई। p होता है ये x, ये कॉस अल्फ़ा होता है, तो कॉस अल्फ़ा इस बार होगा हमारा 0 और साइन अल्फ़ा जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और p तो हो गया 2 यूनिट। तो कॉस अल्फ़ा 0 कब होता है, जब अल्फ़ा 90 डिग्री होता है। या साइन अल्फ़ा 1 कब होता है, जब वो 90 डिग्री होता है। तो ये दो प्रॉब्लम थी छोटी सी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे इसके नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।